हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो डलते रहने पर सूचना सबसे पहले मिल सके। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा हर्षवर्धन करें और वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के पूरा प्रयास करते रहेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिस जगह पे आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस जगह आप आपकी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आ जाएगा, जिस कक्षा आ जाएगी जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो दिनांक हो जाएगी जिस दिनांक को आप बनाए, क्लास लगा ले जिस कलाम में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। समय हो जाएगा आपकी 30 मिनट। विषय मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है जीव उत्पत्ति के सिद्धांत। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। जैसा कि जो अपना विषय है वो विज्ञान विषय हो जाएगा आपका। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपके नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना ले, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में इसमें लिखे लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या छात्र अथवा शिक्षक ये शिक्षण करवा के बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है। तो वो इसके शिक्षण के उद्देश्य, पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, शिक्षण उद्देश्य का बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आता है अवबोध, छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कर सकेंगे एवं उसके महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग, छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत से प्राप्त ज्ञान का उपन उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल, छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत से के प्रति 4 चित्र मॉडल बना सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिरुचि, छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में रुचि ले सकेंगे एवं उसके सिद्धांतों के प्रति विचार विमर्श कर सकेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपका अगला शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखेंगे छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे एवं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें देख सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको जब शिक्षण के उद्देश्य हैं तो 6 के शिक्षण के उद्देश्य मैंने लिखा दिया आपको, इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक या अध्यापिका या शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण कराते समय बच्चों को जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता कर दी है वो सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे लपेट फलक हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेत हो गया, सारी उपयोगी जितनी भी सामग्री आ गई वो सारी सामग्री क्या कहलाई जाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका पूर्व ज्ञान। तो हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे छात्र जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका प्रस्तावना। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। और प्रस्तावना के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। 2 कॉलम बनाने के साथ इसमें लिख लीजिए प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए कि प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना के अंदर छात्र, अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम ये आप 4 प्रश्न कर सकते हैं और अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न आप कर सकते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के आएगी। तो इसके अंदर अंदर आप बच्चों से समस्यात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके अंदर बच्चों के बाद नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी बच्चों, आज हम जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट रीडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्याम पटकार। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है स्वतः जनन का सिद्धांत। इस शिक्षण बिंदु के अंदर जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे आप। प्राचीन अवधारणा के अनुसार सूर्य की किरणों द्वारा नदी के कीचड़ में गर्म होने से मेंढक, सीप, चूहे, घड़ियाल स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। वॉन हेलमेट का कहना था कि पसीने में भीगी हुई कमीज और गेहूं के भूसे, जिसको अपन सामान्य भाषा में खाखला बोलते हैं, के भूसे को साथ रखने से 21 दिन में चूहे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। और जो विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। जो श्यामपट कार्य, देखिए मैंने श्यामपट कार्य आपको लिखा दिया था, श्यामपट कार्य आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी वो है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं और बोध प्रश्न होते क्या है। बोध प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनका बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो, इस वजह से बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा ये बोध प्रश्न किए जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे हैं। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने हैं, बच्चे इन प्रश्नों को उत्तर आसान दे देंगे, बच्चों ने भी पढ़ा है तो इस वजह से बच्चे इस प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो कॉस्मोजोइक का सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक कथन है वो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। यह सिद्धांत लेबिंग केल्विन तथा अरिनियस ने दिया था तथा फ्रांसिस क्रिक तथा लेस्ली ऑर्गेल ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि पृथ्वी पर प्रथम जीव ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म जीवाणुओं की बौछार के रूप में आया, पृथ्वी का अनुकूलित वातावरण मिलने पर बढ़ता चला गया, इसी से जीवन की शुरुआत है। परंतु कई वैज्ञानिकों ने नहीं माना, बल्कि अंतरिक्ष में जीवित अवस्था में कोई भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकता। तो ये थी उसका छात्र अध्यापक कथन। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बातों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट कार्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। श्यामपट कार्य लिखने के पश्चात मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान जो पाठ पढ़ाया जा रहा है या जो शिक्षण बिंदु पढ़ाया जा रहा है उससे उसका ध्यान इधर उधर भटके नहीं, भंग नहीं हो। कहने का मतलब बच्चे का एकाग्रचित होकर मन लगा रहे, इस वजह से ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लेना है। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका तृतीय शिक्षण बिंदु, वो है आपका जीव जननवाद का सिद्धांत। तो इस तृतीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने में छात्र बच्चे इस प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि हो जाएगा आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। जीव जननवाद इटली के फ्रांसिस्को रेडिनेसन 1668 में दिया था। स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। इसके अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से संभव है। उन्होंने सांप मछली आदि मोम के पानी में डालकर उबारा ताकि उनमें उपस्थित सभी जीव मर जाए। फिर भी इस मोम को उन्होंने अलग कर जार में रखा। पहले जार को खुला छोड़ा और दूसरे जार का मुख कॉर्क से तथा तीसरे जार का मुख मलमल के कपड़े से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद रेड्डी ने देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के लार्वी उत्पन्न हो गए हैं एवं दूसरे जार में, यहाँ तक लिख लीजिए आप। ये लिखने के पहले थोड़ा आगे लिखने से पहले आप इसका जो विद्यार्थी क्रिया को आप ध्यानपूर्वक इसमें लिख लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगा आपकी व्याख्यान विधि। जो श्यामपट कार्य उस श्यामपट कार्य को मैंने लिखा है, इन श्यामपट कार्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। श्यामपट कार्य लिखने के पश्चात में मित्रों अपन आगे लिखेंगे जो मैंने इसका जो जैव जननवाद का सिद्धांत है, इस जैव जननवाद के सिद्धांत का जो थोड़ा सा बचा हुआ है आपका छात्र अध्यापक कथन, तो उस छात्र अध्यापक कथन को आप नेक्स्ट लिखेंगे। दूसरे जार पर मक्खियाँ नहीं थी और तीसरे जार पर मक्खियों ने मलमल के टुकड़ों पर अंडे दे दिए थे। उनमें से केवल कुछ अंडे ही मलमल के टुकड़े में छनकर जार के अंदर पहुंचे तथा लार्वे विकसित हो गए। इसमें से उन्होंने निष्कर्ष निकला जीव की उत्पत्ति जीवों द्वारा हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या अच्छा अध्यापक कथन। जो विधि आपने लिखी ली है व्याख्यान विधि हो जाएगी। और जैसे श्यामपट कार्य आप परिपूर्ण कर ही लीजिए। जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है मित्रों आपको। तो इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, तो इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो ये समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेने मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि उन्होंने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया या जिसके बारे में उन्होंने बच्चों को शिक्षण करवाया बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी या प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आप लिए मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। तो आप लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ही हो जाएंगे आपके मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर गृह कार्य कर सके, और गृह कार्य ऐसा दीजिए ताकि बच्चे उसको घर पे कर सके। करने का मतलब कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप गृह कार्य दीजिए जिस कठिनाई के स्तर आपने बच्चों को पढ़ाया है। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मित्रों अगर आपको किसी भी प्रकरण के ऊपर समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। मित्रों अगर आपको और भी वीडियोस पर पाने के लिए हमारे चैनल के पेज पर विजिट करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको अन्य विषय संबंधी पार्ट हो जाएगा, वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।